की बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी के रिटर्न एग्ज़ाम कोचिंग हम स्टार्ट कर चुके थे। आज डे 5 यहाँ पर रहने वाला है। ये डे 5 तक छोड़ के 5 वीडियोस को छोड़ के 2 वीडियोस अभी तक एक्स्ट्रा और बनी है, जहाँ पर 2 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी करवाए गए हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में करवाए गए हैं। तो वो भी वीडियोस आप जाके देख सकते हो, ये वाली वीडियोस भी जाके देख सकते हो। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज साइंस का डे 2 रहने वाला है। साइंस के डे 1 में हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, विटामिन, डिजीज, इस तरह के चैप्टर हमने पढ़े थे। आज हम एक तरीके से पूरी फिजिक्स, आपके पास मुझे पता है टाइम कम है, इसीलिए एक ही वीडियो में पूरी फिजिक्स आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि टीए आर्मी के बैच के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। उम्मीद करूँगा वीडियो को शेयर भी करोगे, आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट जो है वो आता रहेगा आने वाले दिनों में। सबसे पहले देखो, टर्म बाय टर्म चलेंगे। कुछ टर्म आपसे जहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा बताओ स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में होगा, रेस्ट पोजीशन में होता है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं। जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक बॉल है, यह गाड़ी खड़ी हुई है, इस पर कहीं ना किसी तरह की फोर्स वगैरह लग रही है, वो बॉडी रेस्ट में है ना, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इसकी जब हम स्टडी करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। और वही जब ये गाड़ी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी या बॉल आगे मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी, तब ये मोशन में आ जाएगा, तब हम इसको स्टैटिक्स नहीं बोलेंगे। तब हम या तो बोलेंगे काइनेमेटिक्स या तो हम बोलेंगे डायनामिक्स। समझ गए हो। जब कोई भी बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट वाले केस में अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, हम बोलेंगे स्टैटिक्स है। लेकिन बॉडी अगर मोशन में है, तब हम बोलेंगे वो काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पर भी बॉडी मोशन कर रही है, यहाँ पर भी बॉडी मोशन कर रही है। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, वो बॉडी जिस वजह से मोशन कर रही है उसको हम ध्यान पे नहीं रखते। लेकिन डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, वो बॉडी मोशन क्यों कर रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, इन बातों पे भी जो है हम इन बातों का भी एनालिसिस करते हैं, इसकी भी स्टडी करते हैं। तो एक बार शॉर्ट में समझा दूँ, स्टैटिक्स क्या है, जब कोई बॉडी रेस्ट में है उसकी स्टडी कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों में क्या होता है, बॉडी मोशन में होती है, हम उसकी स्टडी करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्या है, बॉडी क्यों मोशन कर रही है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉडी अगर मोशन कर रही है तो वो क्यों कर रही है उसको इग्नोर नहीं करते, उसको इफेक्ट में लाते हैं। तो तीनों टर्म्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ आई होंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ। फिर आपसे दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। और आपसे पूछते हैं कि बताओ ऑप्शन दिए गए में से कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगे, पुराने नोट्स ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं टेलीग्राम डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम पर। आप जाकर ज्वाइन कर लो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। आराम से सारे स्टडी नोट्स अब वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो। वीडियोज़ देखो फिर रिविजन वहाँ से करो। स्केलर क्वान्टिटीज़ की बात करते हैं। स्केलर क्वान्टिटीज़ वो होती हैं जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पर डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं टेम्परेचर की बात करूंगा, मास की बात करूं, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, या फिर अगर हम बोलें एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, चार्ज वगैरह, एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि मान के चलो, मैंने आपको क्या बोल दिया, मैंने आपको बोल दिया कि 5 मीटर की कोई चीज़ है, आपको मैंने लेंथ बता दिया। लेंथ मैंने आपको बताया, डिस्टेंस आपको बता दिया, डिस्टेंस कितना है, मैंने आपको डिस्टेंस जो 5 मीटर का डिस्टेंस है। जब मैंने आपको बोल दिया डिस्टेंस 5 मीटर का है, तो ये कुछ बोल रहा हूँ कि मैं लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, साउथ साइड में, नॉर्थ साइड में, किसी तरह की डायरेक्शन नहीं बता रहा, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब भी सिर्फ नंबर शेयर कर जाए, एक वैल्यू शेयर किया जाए, साथ में डायरेक्शन वगैरह ना, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जब हम बोलते हैं टाइम, हम बोलते हैं 9 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ये बोलते हैं कि 9 राइट साइड में बज रहे हैं या नॉर्थ साइड, साउथ साइड में बज रहे नहीं, तो टाइम भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। मास, हम बोलते हैं उसका मास जो है 5 kg है, 15 kg है, 20 kg है, तो नहीं बोलते कि लेफ्ट साइड से 20 kg है, राइट साइड से, पूरा ओवरऑल हम बात करते हैं, डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत नहीं है। हम टेम्परेचर बोलते हैं, बॉडी का टेम्परेचर अभी 37 डिग्री सेल्सियस है, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, हम बताते हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं बताते। ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। वैसे स्पीड हो गया, एनर्जी हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने 30 मीटर पर सेकंड भी बताया, साथ में डायरेक्शन भी बताई है, नंबर भी बताया, डायरेक्शन भी बताई है। तो जब मैं इनकी बात करता हूँ, ये मेरे पास स्केलर नहीं, ये मेरे पास क्या हो जाएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर वो होती है जहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी बताई होती है। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। आगे चलते हैं। जैसे हम बोलते हैं एनर्जी की यूनिट कैलोरी भी होती है, तो 4000 कैलोरीज हैं। हम बता रहे हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं बता रहे, इसका मतलब क्या है, ये भी हमारे पास क्या स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी।
वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल बोलते हैं फोर्स है, प्रेशर है, थ्रस्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन, वेट, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हो जाएंगे। समझ गए हो? फोर्स आप लगा रहे हो, इस पर अगर आप फोर्स लोगे ये बॉडी इधर चली जाएगी, तो फोर्स बताना पड़ता है ना कौन सी डायरेक्शन में। आप ऊपर से फोर्स लगा तो बॉडी नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर यहाँ पे मूवमेंट करना है तो इस तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। वैसे ही प्रेशर, थ्रस्ट, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो कुछ टर्म्स आपने और सीख लिए, अब आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है। डिस्टेंस की बात करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, देखो कोई भी 2 पॉइंट मान के चलो, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। इनके बीच का जितना भी रास्ता कवर कर रहे हो, अब आपको यहाँ से यहाँ तक जाना, आप ऐसे भी जा सकते हो या आप ऐसे 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 घूम के ऐसे भी पहुँच सकते हो, आप जैसे मर्जी जाओ। जितना भी रास्ता आप कवर कर रहे हो ना, जितनी भी लेंथ आप कवर कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। समझ गए हो? तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन पाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये जीरो भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, ओडोमीटर है, उससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो गाड़ी में भी लगा होता है जहाँ पे डिस्टेंस बताता है कितनी गाड़ियों की डिस्टेंस चल चुकी है, वो ओडोमीटर आपको बताता है। सॉरी, डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब डिस्टेंस बड़ा शॉर्ट होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कैसे, जैसे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, मैंने आपको बोला ना आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी घूम के जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, जैसे मर्जी जाओ। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये वाला भी डिस्टेंस है। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे पास ये है ना, मैं इसको डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, यहाँ पर हमको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। यूनिट इसकी भी मीटर हो जाएगी। समझ गए? जैसे मान के चलो आपको लेके ओ से लेके सी तक जाना है, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास ये वाला हो जाएगा। समझ जो शॉर्टर डिस्टेंस मेरे पास होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये आपको बताना था। और डिस्टेंस के बारे में आपको बताया, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये सारे पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए रह जाता है। तो आपको समझ आएगा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कुछ और टर्म्स है जो आपको समझनी है। जैसे आपको समझना है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मान के चलो गाड़ी है, पहले 1 घंटा गाड़ी ने चला, उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल करा। 1 घंटे के बाद फिर हमने चेक किया तो गाड़ी ने फिर से 60 किलोमीटर ही कवर किया है। मतलब हर एक बराबर समय में वो बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर किया, दूसरे में 50, तीसरे में 80 हो जाएगा, ये अलग चेंज करता जाएगा, उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं, और क्या रहने वाला फिजिक्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो कवर कर लेते हैं। आपने डिस्टेंस समझा, डिस्प्लेसमेंट समझा आपने। एक स्पीड, हमारे पास स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है कि आपकी गाड़ी ने, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन टाइम। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना टाइम आपने लिया, उसको स्पीड बोलते हैं। बोलते हैं ना कि स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी जा रही है, तो कितना डिस्टेंस कवर करी, कितने घंटे में कवर कर रही है, ये हमारे पास स्पीड हो जाती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड की भी कई तरह यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं। स्पीड की भी टाइप होती हैं। पहले होती है यूनिफॉर्म स्पीड, आपको मैंने बताया जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करेंगे उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जैसे घड़ी है, घड़ी में जो टाइम होता है वो हर जैसे 1 घंटे में 1 घंटे में 1 घंटे में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। जो घड़ी के वो सुई होती है, हैंड्स होते हैं और इक्वल टाइम लगाते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। वही जो नॉन यूनिफॉर्म मतलब हर एक समय में अलग अलग डिस्टेंस कवर किया जाए, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं, आप अलग अलग तरह की स्पीड चल रहे हो, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का मतलब हो जाएगा आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। ये फर्क नहीं पड़ता पहले घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे घंटे में कितना डिस्टेंस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय टोटल कितना टाइम लिया,
जब आप इसको सॉल्व करते हो हमारे पास जो आंसर आता है वो एवरेज स्पीड का आता है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की मीटर होती है, टाइम की सेकंड होती है, तो इसकी बेस यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड हो जाएगी। एक हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, आप किसी भी पर्टिकुलर समय में आप गाड़ी चल रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर समय आपको स्पीड दिखाता है, अभी इतनी स्पीड से चल रहे हो, इतनी स्पीड से चल रहे हो, वो जो पर्टिकुलर किसी मोमेंट में स्पीड चेक करते हो ना, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो कोई गाड़ी का स्पीडोमीटर को स्पीड शो कर रहा होता है, वो आपको कौन सी स्पीड शो करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ही आपको वो शो करता है। देखो स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी भी इसी की तरह है, आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो अपॉन टाइम, बट डिस्टेंस की जगह हम यहाँ पे क्या लेते हैं, डिस्टेंस की जगह हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम। बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम टू सेम देखने को मिलेगा, फ़र्क इतना है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम था, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये स्केलर था, और ये वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर हो जाएगा। आगे चलते हैं, स्पीड कवर कर लिया, वेलोसिटी कवर कर लिया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है अपॉन कितना टाइम लिया जा रहा है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसकी ऐसा यूनिट की बात करेंगे वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, समझ गए हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी कितना चेंज कर रही है वो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो अगर हम जैसे आप गाड़ी की ब्रेक लगा रहे हो, तो ब्रेक लगाने से क्या हो रहा है, आपकी एक्सेलरेशन कम हो रही है ना, स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी में कम चेंजेस आ रहे हैं, सॉरी, तो एक्सेलरेशन कम हो रही है। जब हमारे पास एक्सेलरेशन कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन, या फिर उसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, फिर रिटार्डेशन बोलते हैं। फिर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन से 3 फेमस इक्वेशन है मोशन की, ये आपको याद होनी चाहिए। पहली इक्वेशन आती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम। एक आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एज इट इज एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। दूसरा बनता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, दूसरा फॉर्मूला ये वाला बन जाता है। तीसरा ये है s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने, ये हमारे पास कौन से फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ मोशंस। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको तीनों के तीनों फार्मूले जो है याद करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, देखो टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को शेयर कीजिएगा। टारगेट में रख के चल रहा हूँ 1000 लाइक्स का, उम्मीद करता हूँ इतने लाइक अचीव करवाने में मेरी हेल्प करोगे। देखो हमने पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सब कुछ पढ़ लिया, एक्सेलरेशन पढ़ लिया। एक और टर्म हमारे पास आता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जब हमारे पास ना हम दो चीज़ों के, जैसे अगर मान के चलो एक ऑब्जेक्ट ए है, एक गाड़ी का नाम है ए, एक गाड़ी का नाम है बी। एक गाड़ी जो यहाँ पे मतलब मान के चलो कुछ स्पीड, उसकी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये भी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब इन दोनों की स्पीड मुझे निकालनी है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, रिलेटिव स्पीड निकालता हूँ। इसके उसकी स्पीड का जब मुझे कंपैरिजन करना है तब मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूँ। तो जब भी बॉडीज़ की डायरेक्शन सेम होते हैं ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं, बड़ी वेलोसिटी में से छोटी वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक गाड़ी यहाँ पर और एक गाड़ी यहाँ पर आ रही है, आमने सामने आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे केस में हम इनकी वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं। और यही कंसेप्ट हम जब मैथ में ट्रेन वाले क्वेश्चंस करते हैं वहाँ पर लगाते हैं। जब दो ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, हम उनकी स्पीड को माइनस कर देते हैं। और जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, एक यहाँ, तब हम स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो वहाँ पर हम यही रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट वहाँ पर लगाया करते हैं। आगे चलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को समझ आ गई। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ये आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए थे, 1687 में दिए गए थे। इनका वर्क था फिलोसफी, जिसका मतलब आप ट्रांसलेट करके तो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी बुक बन जाती है, वहाँ पर उन्होंने इसके बारे में बताया। तो न्यूटन के फेमस 3 लॉ होते हैं। पहला हमारे पास आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई मोशन कर रहा है वो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नली बाहर से कोई आगे फोर्स अप्लाई ना हो। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती जाएगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी। इनकी पोजीशन चेंज कब होगी, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स इन पर लगेगी। मतलब इनर्शिया के बारे में यहाँ पे बताया गया हमें, इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि बताओ अगर ऐसा है तो कोई भी बॉल मैंने फेंकी, अगर वो मूवमेंट कर रही है तो फिर रुक क्यों जाती है कुछ टाइम के बाद। न्यूटन तो कहते हैं कि वो रुकनी नहीं चाहिए, वो मोशन होना चाहिए। तो इसके पीछे का रीज़न है, जब बॉल ज़मीन पर ऐसे आगे की तरफ जा रही है तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। इसका मतलब उसमें फोर्स लगी जिस फोर्स को रोकने का काम करा, तो वही तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहता है। अगर बॉडी मूव करे तो मूव ही करती रहेगी, रुकेगी कब, जब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। या कोई बॉडी रेस्ट में
तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ये मूव कब करेगी जब इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। ये तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। वैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, इसे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन जो सेकंड लॉ हमको बताता है कि जो एक्सेलरेशन है बॉडी की वो फोर्स पे डिपेंड करती है। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता लगता है। यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ में क्या बताता है, फोर्स कैलकुलेट करनी है, फोर्स की कितनी वैल्यू होती है, अगर वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो किससे आप कैलकुलेट करते हो, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, जहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलता है फोर्स इक्वल्स टू एम से मास, ए से एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है। और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, इसे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहा जाता है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है आपको बताता है कि हर एक जो भी एक्शन होगा उसका हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन निकलता है। जैसे रॉकेट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे फ्यूल नीचे की तरफ आता है, रॉकेट ऊपर चले जाता है। तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ देखने को मिलता है। तो न्यूटन के तीनों लॉ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ लिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है, फोर्स का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो किसी बॉडी की रेस्ट को या मोशन को चेंज कर दे। अगर कोई बॉडी रेस्ट को उसको मोशन मिला दे, कोई मोशन में उसको रेस्ट मिला दे, तो हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये काम कौन करे, काम जो फोर्स कर रही है। समझ गए हो। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको मैंने बताया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या पता लगता है, m/a। तो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। अगर दूसरी यूनिट की बात करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी जो है वो इसकी यूनिट होती है, बट SI यूनिट न्यूटन होती है फोर्स की। और न्यूटन फोर्स की बात करेंगे वो इसकी यूनिट डाइन भी होती है। तो एक न्यूटन जो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। 3 तरह की टर्म्स आपको मैंने और इम्पोर्टेंट बता दी हैं। आगे चलते, दो तरह की फोर्स आपको और देखने को मिल रही है। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इनका सिंपल से आप इस तरह से समझो, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है ना, गोल गोल घूम रही है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, इस बॉडी को अंदर की तरफ लाने की कोशिश करती है। समझ गए। कोई भी बॉडी अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगे तो वो बॉडी अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगी। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, या जब बॉडी में सेंट्रीपिटल फोर्स लगी ना, इसके जो इम्पैक्ट होता है, इसका जो अपोज करने के लिए फोर्स लगती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी में अंदर की तरफ लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगती है। जैसे मान लीजिए आप झूले पर बैठे हो, घूम रहे हो झूले में ना, आप हमेशा अगर छोड़ दोगे हाथ, वो बाहर की तरफ गिर जाओगे। वो क्यों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। समझ गए। तो जो फोर्स अंदर की तरफ लगती है सेंट्रीपिटल, जो बाहर की तरफ लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट अगर आपको करनी है किसी बॉडी में कितनी लग रही है, उसको फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर, मतलब रेडियस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर ऑब्जेक्ट के बीच का। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करने का। आगे चलते हैं, आपसे पूछेगा मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम का सिंपल सा फॉर्मूला समझ लो अब, P इक्वल्स टू M इंटू वी। P हमारे पास मोमेंटम होता है, M हमारे पास मास और V वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो मोमेंटम मतलब अगर मैं ऐसे बॉल फेंक रहा हूँ बड़ी स्पीड से आगे जाएगी, उससे मोमेंटम गेन करा हुआ है। जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी, मोमेंटम कम हो गया। तो सिंपल लैंग्वेज समझो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आपके पास आ जाया करेगा। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला को मैंने क्या बताया, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की SI यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद एक और टर्म आते हैं इम्पल्स। क्या होता है, इम्पल्स का मतलब है जब कोई नेट फोर्स लग रही है किसी चीज़ पे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। फिर आप ऐसे ही बोलो, कुछ टाइम के लिए जब फोर्स लगती है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की न्यूटन होती है, टाइम की सेकंड होती है। तो इम्पल्स की यूनिट हमारे पास न्यूटन सेकंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, टॉर्क की बात करेंगे। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का मतलब ट्विस्टिंग फोर्स। मान के चलो आपको नेट बोल्ट है, आपने इसको घुमाना है ना, तो आप इस पर क्या लगाते हो, टॉर्क लगाते हो। आप प्लास पर लेकर कुछ खोलने की कोशिश करते हो, आप तब से जो फोर्स लगा रहे हो वो क्या लगा रहे हो, आप ट्विस्टिंग फोर्स को घुमाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसे टॉर्क लगा रहे हो। गाड़ी के पहिए घूमते हैं, वहाँ पर बोलते हैं इतने न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसका। तो टॉर्क है, कितनी स्पीड में वो चीज़ घूम रही है, वो टॉर्क आपको देखने को मिलता है। मतलब जिसकी वजह से कोई बॉडी टर्न करती है, टर्निंग इफेक्ट को ही टॉर्क कहा जाता है। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है, वीडियो की जो स्पीड है आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ से कम कर लीजिएगा। मैं कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ाना चाहता हूँ, तभी थोड़ी ज़्यादा स्पीड मैंने रखी हुई है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। तो टॉर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स न्यूटन हो जाएगा, रेडियस मीटर। तो न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क की भी ऐसा यूनिट देखने को मिलती है, वही आपको देखने को मिल रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल फॉर्मूला समझ लो, इसका फॉर्मूला होता है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m इंटू आर का स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ आप इसका फॉर्मूला याद कर लो, ये आपके लिए मोर देन इनफ रहने वाला है। आगे चलते वर्क की बात करेंगे। वर्क क्या है? वर्क का मतलब है अगर कोई बॉडी जो है वो उसने मूवमेंट करी है, जैसे मैंने फोर्स लगाई, ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो ये बॉडी ने क्या, ये बॉडी ने वर्क करा है, तो वही वर्क का हमारे पास क्या फॉर्मूला था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपने कितनी फोर्स लिया, बॉडी ने कितना मूवमेंट करा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मेरे पास क्या हो जाएगा? वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, तो न्यूटन मीटर जो मेरे पास इसकी भी यूनिट हो जाएगी। लेकिन ऐसा यूनिट की बात करेंगे, वर्क की ऐसा यूनिट हम बोलते हैं जूल। तो वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। लेकिन अगर हम सीरियस यूनिट की बात करेंगे, एग्जाम में वो भी पूछता है, तो उसकी सीरियस यूनिट अर्ग होती है। ऐसा यूनिट होती है जूल, सीरियस यूनिट होती है अर्ग। और अगर जूल और अर्ग को कन्वर्ट करना, हम बोलते हैं 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ये जो रिलेशनशिप है आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आपने देख लिया वर्क क्या होता है। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या होता है? किसी भी बॉडी की कैपेसिटी की वो कितना काम कर सकते हैं, उसको हम उसकी एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी कई तरह की होती है। एनर्जी की भी यूनिट ऐसा यूनिट जूल ही होती है, लेकिन एनर्जी हम कभी कभी कैलोरीज में भी बात करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा एक कैलोरी जो हमारे पास होती है, एक कैलोरी किसके बराबर होती है? 4.184 जूल के बराबर होती है। तो यहाँ पे किलो कैलोरी लिखा हुआ है इसलिए मैंने पॉइंट नहीं लगाया, लेकिन जब कैलोरी होगा 1 कैलोरी किसके बराबर? वो 4.184 जूल के बराबर। ये रिलेशनशिप भी आपको याद करना है। अब एनर्जी की कई तरह की यूनिट्स होती हैं। एक हमारे पास कमर्शियल यूनिट भी होती है। कमर्शियल यूनिट की जब हम बात करेंगे एनर्जी की, वो हमारे पास क्या होती है? 1 किलोवाट आवर होते हैं। जिसमें आप घर का बिजली वगैरह नापते हो ना, कितना बिल वगैरह आया, वो किलोवाट आवर में होता है। और 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ। तो ये रिलेशनशिप भी आपको याद करना पड़ेगा। अब एनर्जी की जो पहली टाइप होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कोई भी बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी मूव कर रही है, उसमें जो एनर्जी उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे मैं बॉल फेंक रहा हूँ, वो बॉल मूवमेंट कर रही है, उसमें जो इस टाइम एनर्जी है ना मूवमेंट की वजह से, वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। एम होता है उस ऑब्जेक्ट का मास कितना जो मूवमेंट कर रहा है, वी उसकी वेलोसिटी कितनी है। इस फार्मूला से हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। जैसे एनर्जी की एक हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये किसी बॉडी में ना, अब बॉडी मोशन नहीं कर रही, कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट की वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग मेरे पास है, मेरे स्प्रिंग को थोड़ा खींचने का काम करते हैं, स्प्रिंग थोड़ा इस तरह से इलोंगेट हो चुका है। अब इस स्प्रिंग को मैंने इसी पोजीशन में होल्ड करके रखा हुआ है। अब स्प्रिंग रेस्ट में है ना इस टाइम पे, इस स्प्रिंग में जो इस टाइम पे एनर्जी है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब जब मैं छोड़ दूंगा, स्प्रिंग मोशन करेगा, उस टाइम पे जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी इंटू एच। एम होता है मास, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच होता है हमारे पास हाइट। और जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो एनर्जी की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप भी आपने सीख ली। आगे चलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ये स्प्रिंग के केस में आपको पढ़नी होती है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना इसको स्किप कर सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? जब आप काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर दोगे तब हमारे पास जो एनर्जी होगी वो मैकेनिकल एनर्जी देखने को मिलेगी। तो हमने अभी एनर्जी के बारे में भी पढ़ लिया। एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है पावर। तो पावर के बारे में समझ लेते हैं। पावर हम क्या बोलते हैं? रेट जिसमें कोई काम करा जा रहा है, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। आप कुछ समय में कितना काम कर रहे हो, तो पावर का फॉर्मूला था वर्क डन पर यूनिट टाइम। आप कितना काम करो कितने समय में। इसकी जो एसआई यूनिट हमारे पास होती है वो क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट हमारे पास जो है वो वॉट होती है। आपको ये समझना पड़ेगा। डब्ल्यू वर्क डन है, टी हमारे पास टाइम आ जाता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और 1 वॉट जो तो किसके बराबर होता है? 1 वॉट जो है वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। लेकिन एग्जाम में पूछता है आपसे हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है। ये भी एज इट इज़ आपको याद करना, बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलते आपसे नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशनशिप वो क्या है? E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ई होता है एनर्जी, एम होता है मास, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको करवाया भी हुआ मैंने। ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो आप स्पीड ऑफ लाइट को मास से मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करके मास से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास एनर्जी आ जाएगा। तो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये हमारे पास जो आइंस्टाइन ने मास और एनर्जी के बीच का क्या रिलेशनशिप बताया था वही आपके सामने आ चुका है। सॉरी,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए। जिससे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, मोटर की बात करेंगे, मोटर में फ़ैन वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। तो जब भी आपको घर में मोटर लगानी है आपको बिजली की तार लगानी पड़ती है, फिर मोटर चलती है। इसका मतलब मोटर की किस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है, किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। पहले आपको याद रखना पड़ेगा। जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में आपको डीजल लगा के खुद ही घुमाना पड़ता है उसको, बाद में बिजली पैदा होती है। जनरेटर उल्टा हो जाएगा, जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, समझियो, ये आपको समझना पड़ेगा। आयरन जो प्रेस वगैरह करते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, उससे हीट मिलती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वैसे अगर मैं हीटर की बात करूँगा, हीटर को भी आप हीट एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब को भी एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, फिर लाइट एनर्जी में जाके कन्वर्ट होती है, तो लाइट मिलती है ना फाइनली जाके। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। आगे चलते और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, सोलर सेल की बात करते हैं। सोलर सेल में क्या होता है, सन की लाइट्स वगैरह पड़ती हैं, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है। सोलर हीटर में भी सेम हो जाएगा, वो लाइट को हीट में कन्वर्ट कर देता है। एलपीजी गैस केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल की बात करेंगे, बैटरी की बात करें, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कार के इंजन की बात करेंगे, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं, कुछ और टर्म्स की बात करते हैं। लाइट की हम बात करते हैं। लाइट कैसी वेव आपसे एग्जाम में पूछता है, आप बोल तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। लाइट का कैसा नेचर होता है, लाइट का ड्यूल नेचर होता है। लाइट अगर एनर्जी की फॉर्म में होगी उसको फोटोन कहेंगे। मैक्सिमम स्पीड लाइट की कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पहली बार किसने मेजर की, रोमर ने मेजर की। सन से जब अर्थ तक लाइट आती है तो कितना समय लगता है उसको, 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लगता है। और जब मून से लाइट अर्थ तक आती है उसको कितना टाइम लगता है, 1 मिनट 28 सेकंड का टाइम लगता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल, अपनी लाइट होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल देंगे। नॉन ल्यूमिनस की अपनी लाइट, जैसे हमारा अर्थ है, मून हो गया, टेबल हो गया, पेन, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, वो हमारे पास नॉन ल्यूमिनस हो जाएंगे। आगे चलते हैं, और इंपॉर्टेंट क्या है वो पढ़ लेते हैं। हमारे पास 3 तरह के और ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, एक होते हैं ट्रांसलूसेंट, एक होते हैं ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब जहाँ से आर पर आप देख सकते हो लाइट आराम से पास कर जाती है, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। ट्रांसलूसेंट जहाँ पे लाइट पूरी तरह से पास नहीं कर पाती, जैसे ऑयल्ड पेपर हो गया। ओपेक जहाँ से लाइट पास ही नहीं कर पाती, दीवार होगी, मेटल हो गया, लाइट पास ही नहीं करेगी, एक जगह से दूसरी जाएगी नहीं, ये हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर आता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन का मतलब, मान के चलो ये मेरे पास एक कोई मिरर है ना, पीछे से पॉलिश करा हुआ, उस पर लाइट की रे पड़ेगी, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टकरा के वापस पीछे की तरफ आ जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसमें जो मिरर में लाइट पड़ी उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो लाइट वापस आ गई उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इतना याद रखो, तब लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इतना समझना पड़ेगा, स्फेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं। देखो, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में 2 होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर की बात करें उसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वेक्स मिरर की बात करें डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जब भी कनकेव मिरर से इमेज बनती है वो हमेशा रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, और जब कन्वेक्स मिरर से इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और एरेक्ट बनती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर कनकेव मिरर को कहाँ पे यूज़ करते हैं, जितने भी सोलर अप्लायंस, सोलर से चलने वाले अप्लायंस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सर्च लाइट हो गया, व्हीकल की हेडलाइट हो गए, डेंटिस्ट हो गए, शेविंग मिरर, इन सभी जगह पे कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। और कन्वेक्स मिरर को, जैसे गाड़ियों को भी तो पीछे देखने का शीशा होता है, स्ट्रीट लैंप्स होती हैं, शॉप में बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं, सारे कौन से कन्वेक्स मिरर होते हैं। तो ये आपको पढ़ने के बाद रिफ्लेक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट बेंड होती है ना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते तो लाइट बेंड हो जाती है, इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। इतना पॉइंट याद कर लो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइड की बात करते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब एक वाइट लाइट है, वो 7 कलर से बनी होती है। तो वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाओ, ये 7 अलग अलग कलर में बंट जाएगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसी की बेस्ट एग्जांपल है रेनबो। जब रेनबो बारिश होती है, पानी की बूंदें हवा में रह जाती हैं, तो सूरज की लाइट जो पानी की बूंदों से क्रॉस करती है तो आपको अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, और रेनबो की फॉर्मेशन होती है। तो रेनबो की जो फॉर्मेशन, उसका पैटर्न क्या होता है, विब ग्योर पैटर्न होता है। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर होता है। जब वो ऊपर की तरफ आओगे तो वेवलेंथ बढ़ती है, रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वायलेट कलर की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टे चलती हैं।
और जो 7 कलर का जो बैंड बनता है ना, इस बैंड को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वैसे जैसे मैंने आपको कहा रेनबो किस वजह से बनता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से। वैसे स्काई का कलर ब्लू होता है, या फिर आपको जब मॉर्निंग में या इवनिंग में सन देखने को मिलता है रेड कलर का देखने को मिलता है। ये सभी प्रोसेस किसकी वजह से हो रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, आपको स्टार ट्विंकलिंग करते हुए चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो क्यों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। सनराइज सनसेट एडवांस दिखता है, पानी में पेंसिल और टूटी हुई दिखती है, वो सब कुछ क्यों होता है, इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। वैसे जब डायमंड्स चमकते हैं वो क्यों चमकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। जो ऑप्टिकल फाइबर काम करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से काम करते हैं। हम ह्यूमन आई की बात करेंगे, हमारी आंखों के ऊपर एक लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोराइड कहते हैं। हमारी आंखों में जो लेंस होती है वो कौन सी होती है, कन्वेक्स लेंस होती है। हमारी आंखों में जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, समझ गए हो। अगर हम पावर की बात करेंगे, हमारे लेंस की जो पावर होते हैं, बोलते हैं ना इतना नंबर उतना नंबर है, वो किस में मेजर करते हैं, उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट होती है डायोप्टर। आपको ये भी याद करना पड़ेगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे चलते हैं, और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, देखो कम से कम डिस्टेंस जहाँ तक हमारी एक नॉर्मल आई से देख सकती है वो कितना था, 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या, हम इन्फिनिटी तो बड़े दूर तक देख सकते हैं, है ना। ये हमारे पास नियर पॉइंट है और फार पॉइंट है। मायोपिया क्या होता है, वो पर्सन जिनको, देखो मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक आदमी जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट सही से नहीं देख पाता, पास से देख सकता है, तभी शॉर्ट साइटेडनेस है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कनकेव लेंस की वजह से वो बीमारी ठीक होती है, चश्मे लगते हैं, कनकेव लेंस उसमें यूज़ होती है। हाइपरमेट्रोपिया इसको शॉर्ट फार साइटेडनेस कहते हैं, मतलब दूर की नज़र ठीक है लेकिन पास ही कमज़ोर हो जाती है। कन्वेक्स लेंस से ये वाली हाइपरमेट्रोपिया जो ठीक हो जाता है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ये एज की वजह से हमारे जो आंखों की लेंस होती है ना वो थोड़ी इनफ्लेक्सिबल बन जाती है, वीक हो जाती है, तो हमारी आंखें एडजस्ट नहीं कर पाती, ना पास का देख पाती हैं दूर का देख पाती हैं। तो इस बीमारी को प्रेस बायोपिया कहते हैं, जो कि एज की वजह से आपको देखने को मिलती है। और इसमें हम क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं, समझ गए हो। एक एस्टिग्मेटिज्म होता है जिसमें लोगों को तो चश्मे नज़र तो ठीक होती है लेकिन फिर भी सिरदर्द वगैरह होता है, वो एस्टिग्मेटिज्म होता है। ऐसे केस में सिलेंड्रिकल लेंसेज लगती हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपके लिए और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, हमारी आंखों में ना दो तरह के सेल होते हैं, रॉड्स होते हैं, कॉन्स होते हैं। जब कॉन्स हमारी आंखों में नहीं होंगे ना, तो कॉन्स ना होने की वजह से हम कलर नहीं देख पाते हैं, तो इसी बीमारी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और एक होता है कैटरैक्ट, जो मोतिया हम बोलते हैं ना, हमारी आंखों की लेंस धुंधली सी बढ़ जाती है, उसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं, सॉरी। उसके लिए वो सर्जरी करानी पड़ती है, उसमें लेंस का कोई रोल नहीं रहता। आगे चलते और इंपॉर्टेंट क्या वो कवर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। करंट क्या होती है, करंट का मतलब है, करंट को आई से डिनोट करते हैं, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, टी को टी से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर इसके ऐसा यूनिट होती है। जो मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनकी डिस्कवरी किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जिसने कहा कि अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे और अनलाइक अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी में दो तरह के पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे, एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं, चार्ज की सही यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। कंडक्टर क्या होते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी करंट आराम से पास कर जाती है, जैसे सिल्वर, कॉपर, आयरन। इंसुलेटर क्या होता है, जिससे करंट पास नहीं कर पाती, वुड हो गया, पेपर हो गया, रबड़ हो गया, है ना, तो ये इंसुलेटर हमारे पास आ जाएंगे। आगे चलते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहते हैं कि अगर सभी कंडीशन, फिजिकल कंडीशन सही रहे तो हमारे पास रिलेशनशिप आता है कि जैसे जो वोल्टेज है वो करंट के प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है। तो हम बोलते हैं V इक्वल्स टू प्रोपोर्शन को हटा के हम RI लगा देते हैं, समझिए। तो वोल्टेज जो है वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ये हमारे पास ओम्स लॉ आता है, V इक्वल्स टू I इंटू R। तो यहाँ पे जो R हमने बोला इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम होती है, ये भी आपको याद समझना पड़ेगा। ये आपने कवर कर लिया। आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है, किसी बॉडी में फोर्स लग रही है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ आप फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो इसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की न्यूटन होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, फिर PA से भी डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर की ऐसे यूनिट हो जाएगी। एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होता है, ये कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या फिर 760 mm ऑफ मरकरी बोलो, Hg मतलब मरकरी, या फिर 10.3 मीटर ऑफ वाटर, ये सभी वैल्यू सेम ही है। ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने बार के बराबर होता है, आपसे ये पूछेगा, आप बोलोगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 बार के बराबर होता है। आपसे पूछेगा 1 बार किसके बराबर होता है, आप बोलोगे 1 बार जो है
वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। इसी तरीके से स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, देखो प्रेशर भी था फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। बस स्ट्रेस में कहते जो फोर्स होती है वो इंटरनल फोर्स होती है, बाकी ऐसा यूनिट इसकी भी सेम हो जाएगी। स्ट्रेन क्या होता है, आप किसी बॉडी में फोर्स लगा रहे हो, ये बॉडी पहले इतनी थी, आपने इधर भी फोर्स लगी, इधर भी फोर्स लगी, ये बॉडी इस तरह से लंबी हो चुकी है, तो बॉडी के डायमेंशंस में क्या चेंज आए अपॉन ओरिजिनल क्या डायमेंशन थी, जब इसके डिवाइड हम करेंगे तब हमारे पास स्ट्रेन आता है। तो इसकी कोई ऐसा यूनिट होती ही नहीं है, ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, डायमेंशनलेस होता है स्ट्रेन की जब हम बात करते हैं। फिर हमारे पास आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी कहा जाता है। ये वो लॉ जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि सभी जो जिनका भी मास होता है वो एक दूसरे से खिंच जाती हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, F=g m1m2/r²। तो m1 है पहली बॉडी, m2 दूसरी बॉडी, r n के बीच का डिस्टेंस, और g हमारे पास क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और जो वैल्यू किसने पहली बार बताई थी हमको, हेनरी कैवेंडिश ने बताई थी, समझ गए हो। और जो हमारे पास एक स्मॉल g भी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं उसको, इस g की वैल्यू कितनी होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये हाइट के साथ या फिर डेप्थ में अगर आप जाते जाओगे तो इसकी जो वेलोसिटी है, अगर आप हाइट में जाओगे तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर गहराई में जाओगे तब भी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये भी पता होना चाहिए। वेव्स में साउंड वेव्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। साउंड वेव्स के कई तरह के टाइप्स होते हैं। पहले थी ऑडिबल साउंड वेव्स। ऑडिबल साउंड वेव मतलब जिनको हम सुन सकते हैं, हमारे कान जिसको आवाज़ को सुन सकते हैं, वो ऑडिबल साउंड होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। एक होती है इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स जो हम नहीं सुन पाते, इनकी जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। ये जैसे अर्थक्वेक के टाइम पे होता है ना, आवाज़ आती है, वो कौन सी होती है, वो इंफ्रासोनिक वेव्स, हमें नहीं सुनाई देती है वो, लेकिन चूहों को सुनाई देती है। इंफ्रासोनिक वेव्स की बात करेंगे। अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये वो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। ये हमारी रेंज है, इससे कम होगा तो इंफ्रासोनिक, इससे ज़्यादा होगा तो अल्ट्रासोनिक। समझ गए, ये जैसे डॉल्फिन्स की जो आवाज़ रैट बैट्स वगैरह की आती है वो अल्ट्रासोनिक में आ जाती है। पिच क्या होती है, देखो हर एक की आवाज़ अलग अलग आपको देखने को मिलती है, तो साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक जो इसको अलग करने का काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। आपने इको नाम ज़रूर सुना होगा, आवाज़ टकरा के वापस पीछे की तरफ आती है। तो जब इको की बात करेंगे, इको अगर आपको प्रॉपरली सुनना है तो मिनिमम डिस्टेंस आपके बीच में जैसे आवाज़ टकराएगी आगे वहाँ पर कितना होना चाहिए, 17 मीटर का कम से कम डिस्टेंस होना ही चाहिए इको सुनने के लिए। आगे चलेंगे, हीट की बात करेंगे। हीट की बेस यूनिट जूल होती है, सीरियस यूनिट की कैलोरी हो जाएगी। थर्मोमीटर क्या करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। अब टेम्परेचर की अलग अलग तरह की यूनिट्स होती है, बट ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। एक हमारे पास सेल्सियस में भी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी, केल्विन में भी, लेकिन जो ऐसा यूनिट क्या है वो केल्विन है। जो बोलते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री 99 है, वो डिग्री क्या होता है, वो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, समझ गए। तो सेल्सियस 0 से स्टार्ट होता है, 100 पे बॉयल करता है पानी। 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमको पता होने चाहिए। बाकी फिजिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की बात करेंगे। एटम की डिस्कवरी किसने की, जॉन डाल्टन ने करी। फोटोग्राफी की टैल्बर्ट ने करी। डायनामाइट की नोबल ने करी, अल्बर्ट नोबल। एक्सरेज की रोंट्गन ने करी थी। इलेक्ट्रॉन की जे थॉम्सन ने करी। रेडियम की मैडम क्यूरी ने करी। टेलीग्राम की मार्कोनी ने करी। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने करी। रमन इफेक्ट की सीवी रमन ने करी। न्यूट्रॉन की चैडविक ने करी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसी के साथ साथ एरोप्लेन की बात करेंगे। इसकी इन्वेंशन जो डिस्कवरी है वो राइट ब्रदर्स ने करी। बैरोमीटर की ई टॉर्सली ने करी। बाईसाइकिल की मैकमिलर ने करी। कैलकुलेटिंग मशीन पास्कल ने करी। सेंटीग्रेड स्केल ए सेल्सियस ने करा। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल ने करा। डायनेमो माइकल फैराडे ने करा। इलेक्ट्रिक लैंप एडिसन ने करा। फाउंटेन पेन वाटरमैन ने करा। जेट इंजन सर फ्रैंक विटल ने करा। लिफ्ट ईजी ओटिस। मैच सेफ्टी मैच की बात करेंगे, जे.ई. लंडस्ट्रॉम ने करा। माइक्रोफोन डेविड ह्यूक्स ने करा। मोटर कार की बात करेंगे, जो पेट्रोल गाड़ी होती है वो कार्ल बेंज ने करा। मोटरसाइकिल एडवर्ड बुटलर ने कहा। प्रिंटिंग प्रेस गटनबर्ग ने करा। रेडियो मार्कोनी ने करा। सेफ्टी रेजर जिलेट ने करा। रेफ्रिजरेटर हैरिसन ने करा। स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने करा। टेलीफोन की डिस्कवरी ग्राहम बेल ने करी। टेलीविजन की जॉन लोगी बैरेट ने करी। थर्मोमीटर की गैलीलियो ने करी। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन मैंने आपसे शेयर करी। इसी के साथ आज की वीडियो भी यहाँ पर एंड होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लगी होगी। आप वीडियो को शेयर भी करोगे। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद। इंस्टाग्राम पर
ज़रूर फॉलो कीजिएगा JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से। थैंक यू।